हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 11 के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 18 और अध्याय का नाम है शरीर, द्रव तथा परिसंचरण। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे रुधिर रुधिर के बारे में या फिर लसिका, जिसे उत्तक द्रव भी कहते हैं। उसके बाद जानेंगे परिसंचरण पथ, द्विपरिसंचरण, हृदय क्रिया का नियंत्रण, परिसंचरण से संबंधित रोग। इन सब टॉपिकों को हम लोग जानने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने लेसन 17 तक का कंप्लीट वीडियोज बना दिया है। साथ ही लेसन 10 तक का क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी बना दिया है। अगर आपने ये सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर यहाँ आपको आई बटन पे इन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक आप यह सीख चुके हैं कि जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन, पोषण, अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। तो देखिए, हमने अब तक क्या पढ़ा है कि जो भी जीवित कोशिकाएं हैं उसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के अतिरिक्त उन्हें अन्य पोषक पदार्थ भी चाहिए। ऊतकों के सुचारू कार्य हेतु अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार निष्कासन भी आवश्यक है। तो देखिए, ऊतक सही से कार्य करते रहें, इसके लिए जरूरी है कि उसमें जो ऊतक में हानिकारक पदार्थ होते हैं जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका निष्कासन भी जरूरी है। ठीक है, अतः इन पदार्थों के कोशिकाओं तक के चलन हेतु एक प्रभावी क्रिया विधि का होना आवश्यक था। अब देखिए, कोशिकाओं तक यानी ऊतक में जो कोशिकाएं होती है वहां तक पोषक पदार्थ को पहुंचाना है। फिर पोषक पदार्थों को पहुंचाने के बाद जो वहां पे अवशिष्ट पदार्थ हैं उन अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना भी जरूरी है। इसलिए हम क्या चाहिए था, यहाँ पे एक प्रभावी क्रिया विधि होनी चाहिए जो पोषक पदार्थों को पहुंचा सके तथा अपशिष्टों को वहां से बाहर निकाल सके। विभिन्न प्राणियों में इस हेतु अभिगमन के विभिन्न तरीके विकसित हुए। सरल प्राणी जैसे स्पंज, सिलेंट्रेटा बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में करते हैं, जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सके। तो देखिए, जो सरल प्राणी हैं, निम्न कोटि के प्राणी हैं जैसे स्पंज हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, इनमें क्या होता है कि इनके गुहा में, इनके शरीर के अंदर गुहा में पानी का संचरण होता है, पानी का आदान प्रदान होता है, आता जाता है वास्तव में, जिससे पोषक पदार्थ इनके शरीर में चले जाते हैं और हानिकारक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ जल के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। जटिल प्राणी इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं, लेकिन जो जटिल प्राणी है यानी बड़े प्राणी हैं वो पानी के माध्यम से अपने अपशिष्ट पदार्थों को पूरा बाहर नहीं निकालते, उसके लिए एक विशेष तरल का यूज करते हैं। ठीक है, मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में रक्त इस उद्देश्य के काम में आने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल है। तो मनुष्य सहित जितने भी उच्च प्राणी हैं उनमें क्या होता है, उनमें वो विशेष जो तरल होता है वो क्या होता है, रक्त, जिसके माध्यम से शरीर अपना अपशिष्ट पदार्थ निकालता है। मुख्य रक्त ही है, इसके अलावा जल और भी है। एक अन्य शरीर द्रव लसिका भी कुछ अवशिष्ट तत्वों के परिवहन में सहायक करता है। तो देखिए, रक्त तो था ही, रक्त के साथ लसिका भी है। ठीक है, ये भी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। अपशिष्ट नहीं कह सकते हैं, कुछ मतलब अपशिष्ट को भी बाहर निकालेगा और कुछ विशेष पदार्थों का परिवहन भी करता है, एक स्थान से दूसरे जगह तक लेकर के भी जाता है। आप इस अध्याय में रुधिर यानी रक्त, जिसे हम लोग ब्लड भी कहते हैं, एवं लसिका जिसे लिम्फ या ऊतक द्रव कहते हैं, द्रव्य के संगठन एवं गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रुधिर के परिसंचरण को भी समझाया गया। तो इसमें हम लोग जानने वाले हैं रुधिर और लसिका के बारे में अच्छे से, और फिर रक्त का परिवहन किस तरह से होता है उसको भी जानेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं रुधिर, यानी जिसे आप रक्त भी कहते हैं और क्या कहते हैं, और ब्लड भी कहते हैं। ठीक है, रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें द्रव्य, आधात्री, प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती है। तो क्या है, रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है। ठीक है, जिसमें अधात्री जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, प्लाज्मा जिसे प्लाज्मा भी कहते हैं, तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती है। क्या क्या होता है, तो रक्त में अधात्री यानी मैट्रिक्स, प्लाज्मा
और अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती है। चलिए अब जानते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्रद्रव्य एक प्लाज्मा यहाँ पे होना चाहिए। प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल होता है जो रक्त के आयतन का लगभग 25% होता है। ठीक है, तो रक्त का आयतन का कितना होता है? 25% ये होता है। प्रद्रव्य में 90 to 92% मतलब 90 से 92% जल तथा 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होता है। ठीक है, कितने होते हैं? जल होता है 90 से 92%, जबकि प्रोटीन होते हैं 6 से 8%। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन है। तो जो मुख्य प्रोटीन इसमें कौन कौन से हैं? 3 है। पहला क्या है? फाइब्रिनोजन, दूसरा है ग्लोबुलिन और तीसरा है एल्ब्यूमिन, जो प्लाज्मा में मुख्य रूप से प्रोटीन होता है। अब इनका कार्य देखिए। जो फाइब्रिनोजन है यह क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने या स्कंदन में होती है, यानी जो रक्त में थक्का बनाने का कार्य होता है वह कौन करता है? तो रक्त में थक्का बनाने का कार्य करता है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन। क्या करता है? फाइब्रिनोजन। ये नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ग्लोबुलिन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र तथा एल्ब्यूमिन का उपयोग प्राशरणीय संतुलन के लिए होता है। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र में अपना सहयोग देता है, एंटीबॉडीज बनाता है, जबकि एल्ब्यूमिन है वह क्या करता है? प्राशरणीय संतुलन को कायम रखता है, यानी आपके शरीर में कितना प्रेशर होना चाहिए, प्राशरण होना चाहिए रक्त का, ये निर्धारित करता है। प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन इत्यादि भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सब आयन भी पाया जाता है। शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अगर शरीर में संक्रमण हो तो क्या होता है? इसमें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लिपिड भी मौजूद होते हैं। रुधिर का थक्का बनाने अथवा स्कंदन में अनेक कारक प्रद्रव्य के साथ निष्क्रिय दिशा में रहते हैं। तो देखिए, रक्त में क्या होता है? थक्का बनाने के लिए कई कारक होते हैं, लेकिन वो निष्क्रिय रहते हैं। ठीक है, निष्क्रिय रहते हैं। लगभग 13 कारक होते हैं जो निष्क्रिय होते हैं। बिना थक्का के कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। अब देखिए, जितने कारक रुधिर में मौजूद हैं थक्का बनाने के लिए, तो उन थक्का बनाने वाले कारकों को छोड़कर जो बच जाता है प्लाज्मा में उसे सीरम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सीरम। थक्का बनाने वाले कारकों को निकाल दिया जाए तो जो बच जाता है उसे कहते हैं सीरम। अब समझते हैं संगठित पदार्थ। देखिए, लाल रुधिर कणिकाएं एरिथ्रोसाइट, यानी इसे आप लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल, श्वेताणु यानी ल्यूकोसाइट तथा पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं। ये याद रखिएगा, संगठित पदार्थ कई बार पूछा जा चुका है। तो क्या होता है? लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी, श्वेत रक्त कणिका यानी श्वेताणु जिसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी तथा पट्टिकाणु, इनको संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं और ये रक्त के लगभग 45% भाग में होते हैं। कितने भाग में होते हैं? 45%। चलिए चित्र 18.1 देख लेते हैं। तो देखिए, ये लाल रक्त कणिकाओं का फिगर है और ये प्लेटलेट्स है। इस तरह से कुछ दिखाई देता है। इरिथ्रोसाइट यानी रक्ताणु लाल रुधिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं में संख्या में अधिक होती है। तो आरबीसी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, यानी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो सबसे ज्यादा होती है, अन्य कोशिकाओं की तुलना में तो बहुत ज्यादा होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिकाएं लगभग 50 से, यहाँ 55 होना चाहिए था, 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मीटर होती है। वही बात है, यहाँ पे मिलियन में दिया हुआ है और यहाँ पे लाख। तो एक स्वस्थ मनुष्य में क्या होता है कि 1 मिलीमीटर में यह 50 से 55 लाख होते हैं। वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थि मज्जा में बनती है। कहाँ बनती है? लाल अस्थि मज्जा। तो देखिए, अस्थि मज्जा क्या होता है? इसे बोन मैरो कहते हैं, यह हड्डियों के बीच में पाया जाता है। ये दो तरह के होते हैं,
एक लाल अस्थि मज्जा होता है और एक पीले अस्थि मज्जा होता है। तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती है वो कहाँ बनती हैं? लाल अस्थि मज्जा में। अधिकतर स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो मैक्सिमम है उनमें क्या होता है? नहीं मिलता है। इनकी आकृति उभयावतल होती है, मैंने आपको दिखाया है। इसका रंग एक लौह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल होता है। इसका लाल रंग क्यों होता है? इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो अगर 100 ml आप इसमें से निकालते हैं रक्त किसी मनुष्य के शरीर में से जो स्वस्थ हो, तो उसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलना चाहिए। इन पदार्थों की शोषण गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका है। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। तत्पश्चात इनका विनाश प्लीहा या लाल रक्त कणिकाओं के कब्रिस्तान में होता है। तो देखिए, ये ध्यान दीजिए इस बात को। एक सभी स्वस्थ मनुष्य के 100 ml ब्लड में 100 ml रक्त में क्या होता है? 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। और ये हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण किसके लिए? शोषण गैसों के परिवहन के लिए, ठीक है, शोषण गैसों के परिवहन के लिए। शोषण गैस क्या है? ऑक्सीजन, उसके परिवहन के लिए आवश्यक होता है। और लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी दिन होती है? 120 दिन। 120 दिन में ये तो मर जाते हैं। मरने के बाद कहाँ पहुंचते हैं? प्लीहा में। ये अमाशय के पास एक छोटा संघ होता है प्लीहा, वहां पे। यहाँ पे क्या होता है? ये टूटते हैं, इसलिए प्लीहा को ही लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है, वहां पे होता है। आगे देखते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगहीन होने से श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। क्योंकि उसमें ल्यूकोसाइट में क्या हीमोग्लोबिन नहीं है, तो वे लाल नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, आरबीसी में नहीं पाया जाता था। इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा कम, औसतन 6000 से 8000 प्रति घन होती है। उसमें कितना होता है? प्रति घन मीटर। उसमें कितना होता था? उसमें प्रति घन मीटर 50 से 55 लाख होता था। जबकि इसमें इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर। सामान्यतः ये कम समय तक जीवित रहती हैं। इनको दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है, कणिकाणु या फिर अकर्ण कोशिका। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल व बेसोफिल कणिकाएं के प्रकार हैं, जबकि लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट अकर्ण कोशिकाओं के प्रकार हैं, ठीक है। तो वास्तव में ये जो दो प्रकार के होते हैं ना, कणिकाणु और अकर्ण कोशिका, इसमें जो ये आपका न्यूट्रोफिल है या फिर इओसिनोफिल है व बेसोफिल है, ये किसके प्रकार हैं? ये कणिकाणु के प्रकार हैं। ये 3 प्रकार के हो गए। जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये किसके प्रकार हैं? तो अकर्ण कोशिका के प्रकार हैं, यानी 2 तरह के हो गए। श्वेत रुधिर कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल की संख्या में सबसे अधिक लगभग 60 से 65% तथा बेसोफिल संख्या में सबसे कम 0.5 से 1% होते हैं। अब आप इन सभी कोशिकाओं का यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। मैंने आपको ये तो दोनों दिखा ही दिया था, ठीक है। ये इओसिनोफिल है, ये बेसिफिल है, ये न्यूट्रोफिल है, ये ये लिम्फोसाइट कोशिका है, ये टी लिम्फोसाइट है और ये बी लिम्फोसाइट कोशिका है। न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट 6 से 8% भक्षण कोशिकाएं होती हैं जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करते हैं। ये देखिए, जो न्यूट्रोफिल है या फिर मोनोसाइट है, ये क्या है? भक्षण कोशिका है। और जब शरीर में कोई भी सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव प्रवेश करते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, उनका भक्षण करती है, मतलब उनको खा के समाप्त कर देती है। बेसोफिल हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हेपेरिन आदि का स्राव करती है तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है, ठीक है। क्या करती है? स्राव करती है और शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है। इओसिनोफिल 2 से 3% संक्रमण से बचाव करती है तथा एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहती है। लिम्फोसाइट 20 से 25%, मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट तथा बी लिम्फोसाइट। बी और टी दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होती है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो इओसिनोफिल है ये क्या है? 2 से 3% संक्रमण से बचाती है।
जबकि जो लिम्फोसाइट है वह 20 से 25% होती है, और यह 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, और ये दोनों प्रतिरक्षा तंत्र के लिए उत्तरदायी है, यानी यही प्रतिरक्षा तंत्र को बनाती है, और ये भी क्या करती है, हमें विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचाती है। पट्टिकानु यानी प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये मेगाकैरियोसाइट यानी अस्थि मज्जा के विशेष कोशिका के टुकड़ों से विखंडन में बनती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, मेगाकैरियोसाइट जो अस्थि मज्जा होता है ना, उसमें एक विशेष कोशिका होती है, उसी के विखंडन से बनती है। रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख घन प्रति घन मीटर होती है, यानी 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन होती है। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती हैं, जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। अब जो अधिकांश पदार्थ स्रावित होते हैं वो क्या करते हैं, रक्त को थक्का जमाने में सहायता करते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण स्कंदन यानी जमाव विकृत हो जाता है और शरीर से अधिक रक्त स्राव हो जाता है। अगर इनकी संख्या कम हो जाए तो क्या होगा, ये जो स्राव करती है उनका मात्रा भी कम हो जाएगा, और हमारे शरीर का जो रक्त होगा उससे ज़्यादा स्राव होने लगेगा, रक्त का ज़्यादा स्राव हो जाएगा, रक्त पतला हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में और उनसे जुड़ी ये थी विशेषताओं के बारे में। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।